गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की जो पिछली क्लास थी उसमें अपने गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे। अपने इतिहास की जो बुक है इसका पार्ट 2 जो है चैप्टर 2 जो है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, ये चैप्टर अपना चल रहा था। और इसमें अपने मौर्य काल की जो अवधारणा थी, मौर्य काल वाला जो चैप्टर था वो तो अपना हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद में चैप्टर 2 के अंदर ही दूसरा जो टॉपिक है वो है अपने गुप्त साम्राज्य। देखो, गुप्त साम्राज्य जो था इसमें अपने गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम और इसके बाद में समुद्रगुप्त, यहाँ तक अपने पढ़ लिया था। अब आज का अपना जो अगला शासक जो गुप्त वंश का आता है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम तो आपको पता ही होगा 319 वाला, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसे इतिहास में अपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसका टाइमिंग था 375 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक। देखो अपने एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हालांकि आपके बुक में नहीं दी हुई है, 12वीं इतिहास की जो बुक है ना इसमें नहीं दिया हुआ है। आपने देखो, पहला शासक था श्रीगुप्त, दूसरा शासक था घटोत्कच, तीसरा शासक था आपके चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आया था चौथा शासक आपके समुद्रगुप्त, और फिर आया था आपके बुक के अकॉर्डिंग है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। लेकिन इन दोनों के बीच में देखो एक शासक और हुआ था जिसका नाम था अपने रामगुप्त। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है, क्या कारण है, इसका गुप्त वंश में उल्लेख क्यों नहीं होता है, इसके पीछे देखो आप छोटे से कारण है। वो कारण क्या है, समुद्रगुप्त के बाद में शासक यही बना था 375 में रामगुप्त ही। लेकिन रामगुप्त जो है वो एक प्रकार से एक अयोग्य, एक डरपोक, एक निर्बल, एक कमजोर शासक था। जो शक थे उन शकों ने क्या किया, इस रामगुप्त के ऊपर आक्रमण कर दिया और इसकी बीवी जो थी ध्रुव देवी, उस ध्रुव देवी को उठाकर ले गए। या दूसरी भाषा में कह दे कि इस रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को किसे सौंप दिया, शकों को सौंप दिया उनके डर के मारे। तो फिर इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या की, रामगुप्त की हत्या कर दी और शकों के ऊपर आक्रमण करके ध्रुव देवी को उनसे छुड़ाया और उसके साथ में क्या किया, विवाह किया। ये छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का, इसी ने हत्या की थी रामगुप्त की। क्यों? क्योंकि ये निर्बल कमजोर शासक था, अपनी पत्नी इसने शकों को सौंप दी थी, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। देखो, हालांकि आपकी बुक में नहीं है लेकिन कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा था ये क्वेश्चन। अब कई बार पूछ ले इस रामगुप्त का उल्लेख कहाँ पर है, तो देखो रामगुप्त के तांबे के सिक्के मिले हैं जो अपने बेस नगर यूपी, ये सॉरी MP है, वहाँ से इसके तांबे के सिक्के मिले। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनके 2 अभिलेख है, संजनी और मंगली, ये संजन और मंगली अभिलेख, इन अभिलेखों में भी रामगुप्त का उल्लेख है। इसके अलावा विशाख दत्त का नाटक है, फेमस नाटक देवी चंद्रगुप्तम, इस नाटक में इस रामगुप्त की पूरी कथा का उल्लेख है कि किस प्रकार से शकों ने आक्रमण किया और इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी जो है वो शकों को सौंप दी। इसके अलावा बाण भट्ट का हर्षचरित्र, राजशेखर की काव्य मीमांसा, ये कई ऐसे नाटक है, कई ऐसे ग्रंथ है जहाँ पर रामगुप्त का वर्णन अपने को मिलता है। क्लियर है इतनी बात? हालांकि अपने बुक में नहीं है इसलिए इसके ऊपर अपने चर्चा नहीं करेंगे। अपने सीधे आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। देखो, विक्रमादित्य की उपाधि वही व्यक्ति धारण करता है जो पराक्रमी होता है, सूरवीर होता है, साहसी होता है, योद्धा होता है, महान। अब तक के जितने भी अपने गुप्त साम्राज्य के शासक थे उनमें सबसे शक्तिशाली, सबसे वीर, सबसे पराक्रमी योद्धा अगर कोई था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। अब देखो, अपने डिटेल से इसकी चर्चा करते हैं। पहले तो बात करते हैं इसके द्वारा धारण की गई प्रमुख उपाधियां। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? देखो, उपाधि में पहली उपाधि आती है इसकी सबसे मेन, वह है परम भागवत। देखो, यह
गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। जब आपको समुद्रगुप्त पढ़ाया था तब बताई थी आपको कविराज की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त पहला शासक था। ध्यान रखना, काफी मेन क्वेश्चन है, काफी मोस्ट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। चंद्रगुप्त, फर्तम मत कर देना, फर्तम अलग था। देखो ये फर्तम अलग है, ये तो 319 में आया था और ये कब आ रहा है 375 में। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा देखो और उपाधियां देखते हैं इसकी। विक्रमादित्य, यह उपाधि भारत के पराक्रमी शासक जो होते हैं उनके द्वारा धारण की जाती है। इसके अलावा सकारी की उपाधि किस लिए धारण की थी? क्योंकि इसने किसको हराया था? शकों को हराया था। इसके अलावा गणारी, इसके अलावा नरेंद्र, इसके अलावा विक्रम, इसके अलावा सिंहसेन। कहने का मतलब है इसने कई उपाधियां धारण की थी। इसके अलावा अपने देवगुप्त भी है, देवगुप्त, देवराज भी है। बहुत सारी उपाधियां हैं जो अपने चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। लेकिन आपको याद कौन सी रखनी है? मेन एक तो ये, एक ये दो उपाधियां बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी के स्रोत, मतलब इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है। कौन कौन से अभिलेख है जो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य नामक कोई शासक हुआ था। तो देखो पहला अभिलेख तो है मथुरा अभिलेख। दूसरा अभिलेख की बात करें तो वो है अपने सांची का अभिलेख। देखो सांची के अभिलेख से एक क्वेश्चन आता है। इस सांची के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सेनापति था, इसका नाम था आम्र कारदव। ये बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने एक विहार का निर्माण करवाया था जिसका नाम था कागदा नावट विहार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि कागदा नावट विहार का निर्माण करवाने वाला सेनापति कौन था? आम्र कारदव। किसका सेनापति था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? अपने को सांची के अभिलेख से। और सबसे मेन चीज, चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी देने वाला अपने महरौली का लोह स्तंभ। देखो महरौली में यह लोह स्तंभ है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था अपने 4वीं ईस्वी में, 4 ईस्वी में, मतलब 4वीं ईस्वी 375 ईस्वी में शासक बना था। लगभग 400 ईस्वी के आसपास का निर्माण करवाया था और वर्तमान में चल रही है 2020। देख लो कितना पुराना है, ये कई वर्षों पुराना है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर आज तक लोहे का बना हुआ है और इसके ऊपर आज तक क्या नहीं लगा हुआ है? जंग नहीं लगा है। महरौली का लोह स्तंभ जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। लोहे का बना हुआ है और इसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा है। तो मथुरा अभिलेख, सांची का अभिलेख और महरौली का लोह स्तंभ, इनसे अपने को चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की या विजय की। देखो विजयों में सबसे पहली इसकी विजय जो आती है, सबसे मेन विजय जो है वो है इसकी 400 ईस्वी में इसने किसको हराया था? शकों को हराया था। 400 ईस्वी में इसने शकों को हरवाया था। शक कहाँ पर थे? अपने गुजरात जो है, इस गुजरात के आसपास में एक क्षेत्र है काठियावाड़। इस काठियावाड़ क्षेत्र में शक थे और इनका शासक था शकों का रुद्र सिंह तृतीय। ध्यान रखना है, ये नाम भी कई बार आएगा, रुद्र सिंह तृतीय, रुद्रसेन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अभी इसकी पुत्री का विवाह भी होगा, वो भी बताएंगे वो किसके साथ में हो रहा है, देखना भी। 400 ईस्वी में इसने गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में रहने वाले शकों को पराजित किया और शक शासक का नाम था रुद्र सिंह तृतीय। इस रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शकारी की उपाधि धारण की थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में कौन से सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था।
ध्यान रखना, समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे वो कैसे थे? सोने के थे। ये कौन से चला रहा है? चांदी के। और इसने जो सिक्के चलाए थे वो कौन से चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। क्लियर है इतनी बात? इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसका साम्राज्य जो है वो अरब सागर तक फैला हुआ था, इधर अपने बंगाल की खाड़ी, इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, इन क्षेत्रों के ऊपर, काठियावाड़ का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के ऊपर भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और एक विशाल गुप्त साम्राज्य का निर्माण जो है वो किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। मतलब समुद्रगुप्त ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उस साम्राज्य को इसने और ज़्यादा फैलाया और ज़्यादा विस्तृत किया। अब बात करते हैं इसकी राजधानियों की। देखो काफ़ी मेन शासक है, काफ़ी मोस्ट टॉपिक है अपने चंद्रगुप्त द्वितीय, कई बार अपने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर से अपने देखो बोर्ड एग्जाम के अलावा अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो गुप्त वंश में 2 ही शासक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं इसकी राजधानियाँ। देखो राजधानी में पहली राजधानी तो इनकी गुप्तों की जो थी वो थी अपने पाटलिपुत्र, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, वह थी उज्जैन। देखो उज्जैन को राजधानी क्यों बनाया? उज्जैन को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि चंद्रगुप्त की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। इस प्रभावती गुप्ता का विवाह कर दिया था उज्जैन के वाकाटक वंश जो है, इस उज्जैन के वाकाटक वंश का शासक था जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय के साथ में। देखो शक शासक जो था ना, अभी शकों को हराया था, उसका नाम था रुद्रसिंह तृतीय, ध्यान रखना यहाँ पे। और प्रभावती गुप्ता का जो विवाह किया था वो किसके साथ में किया था? रुद्रसेन के साथ में। वो कौन था? रुद्रसिंह था। दोनों अलग अलग है। रुद्रसेन द्वितीय के साथ में विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के कारण यह जो उज्जैन का जो वाकाटक वंश था या उज्जैन जो था, इस उज्जैन के ऊपर किसका आधिपत्य हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का आधिपत्य हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाया। एक प्रकार से कह दे पाटलिपुत्र और उज्जैन दोनों को इसने संभाला था। पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती गुप्ता, ध्यान रखना आपने। इसके अलावा इसके काल की प्रमुख घटना, एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहियान। यह फाहियान जो है वह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में है या चंद्रगुप्त के समय कहाँ पर आया था? भारत आया था। देखो किधर से आया था? ये इस दिशा से आया था, ध्यान रख लेना, इस दिशा से आया था और ऐसे ही वापस चला गया। ये एक आया था हेनसांग, हेनसांग भी इधर से आया था, लेकिन हेनसांग घूम फिर के फिर वापस इधर से गया था, जबकि ये इधर से आया था और इधर से गया था। देखो बात करते हैं अपने फाहियान की। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि इसका वास्तविक नाम या मूल नाम जो है वो क्या था? इसका मूल नाम था अपने कुंग। कई अपने जो बुक है आपकी इतिहास की, इसमें लिखा हुआ है कि यह 399 ईस्वी में आया और 410 ईस्वी में गया था आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जबकि रियलिटी यह है कि यह 401 में आया था और कब गया था? 410 ईस्वी में यह वापस गया था भारत से। लेकिन आप अपने बुक के अकॉर्डिंग याद रख लो, जबकि ऑथेंटिक जो कई बुकें हैं उनमें 401 ईस्वी दिया हुआ है। क्यों आया था? यह बौद्ध धर्म जो था, उस बौद्ध धर्म के जो स्थल थे उन स्थलों से रूबरू होने के लिए आया था, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ये निराश हुआ। निराश इसलिए हुआ क्योंकि इस समय यहाँ का जो शासक था वो बौद्ध धर्मावलंबी न होकर कैसा था? वैष्णव धर्मावलंबी था, अर्थात विष्णु का उपासक था। क्लियर है इतनी बात? किधर से आया था? ये पश्चिमोत्तर मार्ग से आया था, पश्चिमोत्तर मार्ग से आया था और दक्षिण पूर्व एशिया के मार्ग से वापस चला गया। दक्षिण पूर्व एशिया का जो समुद्री मार्ग था इससे होकर यह वापस चला गया। इसके काल की जो यशोरी, इसने एक रचना लिखी थी, एक नहीं 2 रचनाएं लिखी थी इसने। पहली रचना का नाम था फो
काओ की, और दूसरी रचना इसने लिखी थी सीलोन की यात्रा। सीलोन की यात्रा, सीलोन जो श्रीलंका है उसको कहते हैं अपने। इसकी दो रचनाएं थी, फो काओ की और सीलोन की यात्रा। इसने देखो भारतीयों के बारे में बताया कि भारतीय लोग जो थे वो काफ़ी सीधे थे, काफ़ी सिंपल थे। यहाँ का राजा जो था वो एक महान योद्धा था, प्रजा पालक था, प्रजा का हितैषी था। इस प्रकार की बातें इसने भारत के बारे में इस रचना में फो काओ की में लिखी। और पाटलिपुत्र जो है, ये पाटलिपुत्र भी गया था। इस पाटलिपुत्र में बना हुआ है अशोक का महल। मौर्य सम्राट जो अशोक था, इस अशोक का महल बना हुआ है पाटलिपुत्र में। और इस पाटलिपुत्र के महल को देखकर फाहियान ने यह कहा कि मानो कि यह राजप्रासाद अर्थात यह महल जो है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया है? देवताओं ने करवाया है। ऐसी पंक्ति भी इसने कही थी कि अशोक का जो राजप्रासाद है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया है? देवताओं ने करवाया। ऐसा हमको प्रतीत होता है। किसको देखकर कहा था? फाहियान ने पाटलिपुत्र में अशोक के महल को देखकर यह पंक्ति कही थी कि इस महल का निर्माण जो है वो किसने करवाया है? देवताओं ने करवाया है। क्लियर है इतनी बात? अब चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की एक पॉइंट और है अपने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, देखो एक तो अपने मुगल शासक था अकबर और एक है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन दोनों की खास बात यह है कि इन दोनों के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न का मतलब 9 रत्न, 9 दरबारी थे इनके दरबार में। अब देखो वो नवरत्न कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन से हैं? अकबर के अगर आपको देखने हैं तो मेरा अकबर का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। अपने यहाँ बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 दरबारी जिन्हें अपने इतिहास में नवरत्न कहा जाता है। देखो पहला दरबारी था, उसका नाम था धनवंतरी। दूसरे का नाम था क्षणपक। तीसरे का नाम था वराह मिहिर। चौथा आता है आपके दुरुष्टि। पांचवा था आपके शंकु। छठा था आपके वारुचि। सातवां है आपके कालिदास। कालिदास इसी के समय का था, ध्यान रख लेना इसको। और कालिदास के ऊपर एक क्वेश्चन और याद आया मेरे को कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने नागवंश की कन्या थी जिसका नाम था कुबेर नागा। इसके साथ में भी इसने विवाह किया था, ये भी ध्यान रखना आपने। पहली पत्नी कौन? रामगुप्त की बीवी ध्रुव देवी, उसके साथ में विवाह किया था। और दूसरा विवाह किसके साथ में किया था? कुबेर नागा के साथ में, जो नागवंश की कन्या थी। तो देखो कालिदास हो गया। फिर अमर सिंह, जो अमरकोश है, पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है। अमर सिंह जो है वो भी इसी के दरबार में था। इसके अलावा बेताल भट्ट, ये जो है नवरत्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवरत्न जो है वो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अब देखो यहाँ पर इनके नाम कई बार याद नहीं होते, इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। DSV KAV, इसको सेट कर दो। DSV KAV, D से धनवंतरी, S से सनपक, V से वरामिर हो गया। फिर D से दृष्टि, फिर S से शंकु, फिर W से वारुचि, फिर K से कालिदास, A से अमर सिंह और V से बेताल भट्ट। ये था भैया आज का अपना वीडियो, जिसमें अपने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात की है। क्लियर है? अब देखो एक छोटी सी बात और, अपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों की क्लासेस चल रही है। कई स्टूडेंट्स जो है वो अभी अपने चैनल में शामिल हुए, अभी उन्होंने अपने चैनल से जुड़े हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अपने पॉलिटिकल का लगभग सिलेबस हो चुका है, 1 या 2 चैप्टर अपने बाकी रहे हैं।
और हिस्ट्री अपने अभी स्टार्ट किए, लगभग 7 से 8 वीडियो अपने हुए हैं। अगर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री के पिछले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे पॉलिटिकल के या हिस्ट्री के किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल के वीडियो के लिए लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट शासक के साथ। दैट्स ऑल।